गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विद्या भारती यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। देखिए अपन ने पहला जो वीडियो थे उसमें पढ़ा था अपन ने कूलाम का नियम। भाई दो आवेशों के मध्य जो कूलाम का नियम लगता है वो किस प्रकार होता है, कूलाम बल क्या होता है, यानी कि कूलाम बल जो होता है वो क्या होता है, F = K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो कूलाम का नियम से अपन ने पढ़ा था। अब पढ़ेंगे इसकी डायरेक्शन की, इस बल की दिशा किधर होती है। दिशा ज्ञात करने के लिए अपन इसका सदिश निरूपण करते हैं। देखिए K की वैल्यू क्या होती है निर्वात के लिए। निर्वात के लिए K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये निर्वात के लिए होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाली वैल्यू। तो आज अपन पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कभी कभार इसका क्वेश्चन भी आता है बोर्ड क्लास के अंदर कि कूलाम के नियम को लिखिए तथा इसके सदिश निरूपण को समझाइए तथा सिद्ध कीजिए कि कूलाम का नियम न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर लागू होता है। तो देखिए कूलाम का सदिश नियम क्या होता है, सदिश रूप क्या होता है इसका। माना कि दो आवेश हैं, Q1 आवेश है एक, तो माना कि आवेश कितने हैं, दो आवेश हैं, एक Q1 है एक Q2 है, दैट इज Q1 दैट इज Q2, और इसका स्थिति सदिश R1 है, इसका स्थिति सदिश R2 है, और Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश है R21, और Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश कितना है R12। सही, ये बिंदु A पर है, ये बिंदु B पर है। चलो A B रखने की कोई जरूरत नहीं है। Q2 आवेश जो होता है वो Q1 पर बल लगा रहा है, वो होता है F12, और Q1 आवेश इस पर भी कितना उतना ही बल लगा रहा है, और वो है F21। Q1 की दिशा में यानी F12 की डायरेक्शन में स्थिति सदिश R12 कैप है, और F21 की डायरेक्शन में R21 एकांक सदिश है। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको थोड़ा इंडिकेट करके समझा देता हूँ। माना कि दो आवेश Q1 तथा Q2 है, जिनके स्थिति सदिश क्रमशः R1 तथा R2 है। R2 स्थिति सदिश है। Q1 आवेश के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश R12 है, और R12 देखिए Q1 आवेश के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश R2 है ना। सही, R21 = होगा R2 - R1 त्रिभुज नियम से ये R1 है और ये R2 है। तो देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूं कि देखिए जो त्रिभुज है इसकी ये दो क्रमागत भुजाएं हैं। इसको काम में ले रहा हूं मैं, ये वाला काम में नहीं लिया है मैंने, पहले ये वाला काम में लिया है। इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी भी, इन दोनों का योग R1 + R21 = R2। तो R21 कितना हो जाएगा R2 - R1। सही, ओके। चलें आगे। देखिए अब क्या करते हैं, किसके इसी प्रकार Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश कितना होगा R21 R12, और ये होगा R1 - R2।
देखिए ये R12 तथा R21 का परिमाण क्या होता है, R12 तथा का परिमाण और R21 का परिमाण क्या होगा, बराबर होगा, सिर्फ डायरेक्शन ही दोनों की क्या है, अलग अलग है। देखिए Q1 आवेश, ठीक है, ये वाला जो आवेश है Q2 आवेश वो Q1 पर बल लगाएगा और Q1 आवेश Q2 पर बल लगाएगा। दोनों आवेश एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, बल लगाते हैं। तो पहले मैं Q1 आवेश के कारण Q2 पर बल कितना होगा, F21, कौन से पर है, Q2 पर है, किसके कारण, 1 के कारण, तो 2 को क्या रखेंगे नीचे और 1 को ऊपर, के Q1 Q2 अपॉन R21 के परिमाण का स्क्वायर इंटू R21। R21 क्या है, R21 एकांक सदिश है जो किस दिशा में है, F21 की डायरेक्शन में है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, F21 इजुकस टू के Q1 Q2, इसकी जगह लिख सकते हैं R2 माइनस R1 के परिमाण का स्क्वायर और यहां पर R21 कैप। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये कौन से आवेश पर बल है, दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण बल। इसी प्रकार Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण बल कितना होगा, F12 किस पे लग रहा है, 1 पर लग रहा है, 2 के कारण, तो 1 को नीचे लिखेंगे, 2 को ऊपर लिखेंगे, तो कितना आएगा, के Q1 Q2 अपॉन R12 के परिमाण का स्क्वायर और डायरेक्शन R12 की दिशा का एकांक सदिश। और इसको भी अपन लिख सकते हैं F12 बराबर के Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 के परिमाण का स्क्वायर इंटू R12 कैप। देखिए मैंने बताया था R12 का परिमाण और R21 का परिमाण क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, R12 का परिमाण बराबर R21 का परिमाण बराबर है, अर्थात R बराबर है, अतः तथा R12 कैप इजुकल्स टू माइनस R21 कैप, अतः F12 इजुकल्स टू माइनस F21। अर्थात ये एक दूसरे पर बल लगाएंगे, दोनों आवेश बल लगाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, वो दोनों बल जो होंगे बराबर होंगे लेकिन एक दूसरे के विपरीत होंगे। यही क्या करता है, न्यूटन का तीसरे नियम की अनुपालना करता है। यह है क्या, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। ओके, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण इसलिए किया जाता है ताकि जो बल लग रहा है उसकी डायरेक्शन अपन निकाल सके। ओके, तो देखिए इसको उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोबारा इसको अगर समझना चाहिए तो समझ ही सकते हैं। F12 तो क्या है, Q2 आवेश के कारण Q1 पर बल है, किसके ऊपर बल लग रहा है, 1 पर, तो 1 को क्या रखेंगे नीचे, 2 को ऊपर। और देखिए F21 क्या है, F21 है Q1 के कारण Q2 पर बल, किसके ऊपर बल लग रहा है, 2 पर बल लग रहा है, किसके कारण, 1 के कारण, तो 2 को नीचे 1 को ऊपर। एक बात और याद रखना है, अगर F21 निकालना है तो सब जगह R21 आएगा, 2 1 आएगा सब जगह, सही। अगर मान लीजिए F12 ज्ञात करना है तो यहां पर भी R12, यहां पर भी R12। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका लेना चाहो तो आप, और इसका नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना बहु आवेशों के कारण बल, कूलाम बल या अध्यारोपण का सिद्धांत। देखिए स्टूडेंट्स, आप बुक के अंदर भी देखिए, आप अपने फ्रेंड से क्या ले लो, 12th क्लास की बुक ले लो और उसको पढ़ो, उसमें से न्यूमेरिकल निकालो, और जो न्यूमेरिकल आपको नहीं आता उसका कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दो, सर ये वाला न्यूमेरिकल इतने नंबर पेज पर समझ में नहीं आया है, हम आपको यहाँ बोर्ड पर समझा देंगे।
आप अपने क्या है फिजिक्स की, जैसे 12th बोर्ड की फिजिक्स क्लास लगी तो आप फिजिक्स की बुक अपने सीनियर स्टूडेंट से ले लीजिए और उसमें उसको पढ़ो, उसमें से न्यूमेरिकल निकालो और न्यूमेरिकल निकालो, और जो न्यूमेरिकल आपको नहीं आता है उसका पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर या एग्जाम्पल नंबर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दें, ताकि हम आपको यहाँ पे बोर्ड पे वो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपना बहु आवेशों के कारण बल तथा अध्यारोपण का सिद्धांत। देखिए अभी भी अपन ने दो आवेशों के कारण बल ज्ञात किया है। किसी बिंदु पर एक आवेश के कारण बल निकालते हैं, एक आवेश दूसरे आवेश पर बल लगाता है, वो अपन ने क्या है पढ़ा है। अब अपन पढ़ते हैं कि खूब सारे आवेश हो और वो किसी आवेश पर अगर बल लगा रहे हैं तो उस बल को कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए अपन अध्यारोपण का सिद्धांत काम में लेते हैं। देखिए अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत देखिए क्या होता है। किसी आवेश पर, किसी बिंदु भी हो सकता है आवेश भी होता है, किसी बिंदु पर आवेशों, किसी बिंदु पर आवेशों के निकाय के कारण लगने वाला बल परिणामी बल सभी आवेशों के कारण स्वतंत्रता पूर्वक लगने वाले बलों के सभी, यानी कि प्रत्येक आवेश के कारण स्वतंत्रता पूर्वक लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग के बराबर होता है। इसे क्या कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए खूब सारे आवेश हैं, खूब सारे आवेश हो अपने पास में और किसी बिंदु पर अपन क्या निकालना चाहते हैं, कूलाम बल निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे। प्रत्येक आवेश के कारण अपन क्या लेंगे, उस बिंदु पर बल ज्ञात कर लेंगे और सभी को क्या कर देंगे, योग कर देंगे। सही है। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। माना कि अपने पास में क्या है, बहु आवेशों के कारण बल ज्ञात करें। माना कि कोई अपने पास में आवेशों का निकाय है जिसमें क्या है, खूब सारे आवेश हैं। ये मान लीजिए कोई आवेशों का निकाय है, इसमें Q1 आवेश, Q2 आवेश, Q3 आवेश और Qn आवेश है, और इसमें किसी बिंदु P पर कोई आवेश Q0 है, परीक्षण आवेश। इसका स्थिति सदिश R1 है, इसका R2 है, इसका Rn है, इसका R0 है, इसका Rn है और इसका R3 है। अब इस बिंदु आवेश पर इन सभी आवेशों के कारण बल ज्ञात करना है। इस आवेश पर इन सभी आवेशों के कारण बल ज्ञात करना है, परिणामी बल ज्ञात करना है कि इसके ऊपर कितना बल लग रहा है। तो सबसे पहले इस आवेश के कारण इस पर बल ज्ञात कर लेंगे, इस आवेश के कारण इस पर, इस आवेश के कारण इस पर, इस आवेश के कारण इस पर, सभी आवेशों के कारण इस पर बल ज्ञात कर लेंगे और उन बलों का क्या कर देंगे, सदिश योग कर देंगे। तो इस पर परिणामी बल आ जाएगा। देखिए ये भी आवेश इस पर बल लगाएगा, ये भी आवेश, सभी आवेश क्या करेंगे, इसके ऊपर बल लगाएंगे। अभी मैंने बताया था Q1 आवेश के कारण Q2 पर बल, Q1 आवेश के कारण Q2 पर बल निकालना है तो कैसे निकाले थे, F21, और Q1 आवेश पर
Q2 आवेश के कारण बल कितना निकाले थे, कितना बल निकाले थे, F12 इक्वल्स टू K Q1 Q2 R1 माइनस R2 के परिमाण का स्क्वायर R12 का कैप। 1 2 1 2 1 2 सब जगह 1 2 1 2 ही चलता रहेगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो अपन क्या करेंगे, आवेशों के निकाय के कारण, आवेशों के निकाय के कारण अगर मान लीजिए बल ज्ञात करना है इस बिंदु P पर, तो सभी आवेशों के कारण स्वतंत्र पूर्वक बल ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए Q0 आवेश पर, Q0 आवेश पर Q1 के कारण बल कितना आएगा, F01। इसके ऊपर है, इसके कारण है, तो नीचे कौन सा आएगा, नॉट, और ऊपर आएगा 1। कितना आएगा, K Q0 Q1 R0 माइनस R1 का परिमाण का स्क्वायर R01 कैप। समीकरण नंबर 1 ये तो निकाल लिया। अब निकालेंगे Q0 आवेश पर Q2 के कारण बल, Q2 के कारण बल निकालेंगे तो कितना आएगा, F02 2 के कारण 0 पर बल कितना आएगा, K सब जगह Q0 Q2 और यहां पर R0 माइनस R2 इसका स्क्वायर डॉट R0 2 कैप। समीकरण नंबर 2। और इधर लिखाएंगे Q0 आवेश पर Q3 के कारण बल कैसे निकालेंगे, F03 इक्वल्स टू K Q3 अपॉन R0 माइनस R3 के परिमाण का स्क्वायर और R03 कैप। समीकरण नंबर 3 आ गया। अब देखिए Q ऐसे चलते रहेंगे अपन, Qn आवेश के कारण Q0 आवेश पर Qn के कारण बल F0 n इक्वल्स टू K Q0 Qn अपॉन R0 माइनस Rn का स्क्वायर और यहां लगा देंगे R0 n कैप। समीकरण नंबर 4। अब सभी आवेश लगा दिया, Q1 आवेश पर Q0 पर Q1 के कारण, Q0 पर Q2 के कारण, Q0 पर Q3 के कारण और Q0 पर Q1 के कारण। क्योंकि यहां पर कितने आवेश थे, n आवेश है, n आवेश सभी इस पर लगा रहे हैं, कितना बल लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तो परिणामी बल क्या होगा, स्वतंत्रता पूर्वक लगाए गए बलों का सदिश योग। यही अध्यारोपण का सिद्धांत होता है कि एक आवेश पर सभी आवेशों के कारण जो बल लगता है वह अपन अध्यारोपण के सिद्धांत से निकालते हैं। और अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी आवेश पर आवेशों के निकाय के कारण, आवेशों के समूह के कारण जो लगने वाला परिणामी बल होता है, वह परिणामी बल सभी आवेशों द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो यहां पे लिखेंगे Q0 पर परिणामी बल अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू F01 F02 डॉट 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 F0n। 1 के कारण आवेश, 2 के कारण आवेश, ऐसे 3 4 5 6 7 n वे आवेश के कारण बल। समीकरण नंबर 5। समीकरण 1 2 3 4 व 5 से क्या निकाला अपन ने, परिणामी बल निकाला।
सभी इन वैल्यूज को कहां पे रख दो, वहां पे रख दो। F बराबर इसकी जगह पर के क्यू नॉट Q1 आर नॉट माइनस R1 इसका स्क्वायर प्लस के क्यू नॉट Q2 और आर नॉट माइनस R2 के परिमाण का स्क्वायर डॉट 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 के क्यू नॉट Qn अपॉन आर नॉट माइनस Rn के परिमाण का स्क्वायर आर नॉट एन के रख दिया अपन ने यहाँ पे। अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, के क्यू नॉट कॉमन आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। के क्यू नॉट अंदर बच जाएगा अपने पास में Q1 आर नॉट माइनस R1 के परिमाण का स्क्वायर। ये इसके यहां पर भी अपन क्या कर सकते हैं, सिग्मा लगा सकते हैं। सिग्मा कैसे लगाएंगे, देखिए परिणामी बल F बराबर हो जाएगा सिग्मा I बराबर 1 से लेकर n तक के क्यू नॉट क्यू आई आर नॉट आर आई के परिमाण का स्क्वायर और यहां पर आर नॉट आई कैप। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, किसी एक बिंदु पर आवेशों के निकाय के कारण बल ज्ञात कर सकते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत से। और अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, अध्यारोपण का सिद्धांत होता है कि किसी एक बिंदु पर आवेशों के निकाय के कारण परिणामी बल प्रत्येक आवेश के कारण स्वतंत्रता पूर्वक लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यह अध्यारोपण का सिद्धांत है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट। उतार लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको पढ़ भी सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे का टॉपिक अपन क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। आगे का टॉपिक जो पढ़ेंगे अपन वो होगा विद्युत क्षेत्र। क्या होगा, विद्युत क्षेत्र। बेटा न्यूमेरिकल आप प्रॉपर निकालते रहिए, अगर न्यूमेरिकल नहीं निकालेंगे तो आएगा नहीं आपको फिजिक्स में कुछ भी। ये तो बहुआवेशों के कारण अपन ने विद्युत क्षेत्र देखिए क्या होता है। देखिए मैंने आपको प्रथम जो वीडियो बनाए थे उसमें भी आपको बताया था कि कोई आवेश जो होता है अगर स्थिर होता है तो वह एक प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न करता है, अर्थात एक ही क्षेत्र उत्पन्न करता है जिसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यानी कि स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और अगर आवेश गतिमान होता है तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो जो कूलाम का जो नियम है बेटा वो क्या होता है, गतिमान आवेशों के लिए लागू नहीं होता है। तो इससे पहले मैं टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं, कूलाम के नियम की सीमाएं। कूलाम के नियम की सीमाएं। पहली सीमा क्या है, देखिए कूलाम का नियम स्थिर तथा बिंदुवत आवेशों के लिए लागू होता है। स्थिर मतलब गतिमान नहीं होने चाहिए। अब गतिमान आवेशों के लिए कूलाम का नियम क्यों नहीं लागू होता है, क्योंकि जब कोई आवेश गतिमान होता है तो वह विद्युत क्षेत्र के साथ साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो उस आवेश पर, गतिमान आवेश पर विद्युत बल के अलावा भी एक बल और लगता है, चुंबकीय बल। इसलिए अपन वहां पे कूलाम का नियम लागू नहीं कर सकते हैं। नंबर दो है कूलाम का जो नियम होता है वह केवल स्थिर आवेश पर लगता है। इसके अलावा वह 10 की पावर -15 मीटर से छोटी दूरियों के लिए लागू नहीं होता है, क्योंकि 10 की पावर -15 मीटर की कोटि में कौन सा बल कार्य करने लग जाता है, नाभिकीय बल कार्य करने लग जाता है। अतः वहां पर कूलाम बल क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये इसकी 2-3 और इसकी सीमाएं हैं, वो भी आप
देख लेना। अब चलते हैं अपन विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? देखिए, विद्युत क्षेत्र मैंने आप लोगों को बताया था कि आवेश क्या करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। देखिए, मान लीजिए अपने पास में ये कोई आवेश है, Q कोई आवेश है। अब यहां पे मान लीजिए कोई दूसरा आवेश है स्मॉल q, स्मॉल q नोट मान लीजिए, इसको परीक्षण आवेश कहते हैं। परीक्षण आवेश। अब ये परीक्षण आवेश क्या होता है? परीक्षण आवेश एकांक धनावेश होता है। एकांक धनावेश होता है जिसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। इसका विद्युत क्षेत्र होता है लेकिन वो नगण्य होता है, इसलिए इसके विद्युत क्षेत्र को क्या माना जाता है? शून्य माना जाता है कि परीक्षण आवेश का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। ये एक तरह से एकांक धनावेश होता है। सही, परीक्षण आवेश होता है एक तरह से। और ये होता है स्रोत आवेश। स्रोत आवेश क्या करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। मैं यहां दो बात करता रहा हूं, बार बार कहूंगा परीक्षण आवेश तो आज समझना Q नॉट। और ये बहुत ही लिटिल आवेश है, बहुत ही छोटा आवेश है जिसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। अब देखिए विद्युत क्षेत्र क्या होता है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखा कोई अन्य आवेश किसी बल का अनुभव करता है तो उस क्षेत्र को प्रथम आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अर्थात किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखा कोई अन्य आवेश Q नॉट, परीक्षण आवेश, किसी बल का अनुभव करता है तो उस क्षेत्र को प्रथम आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसकी डेफिनेशन मैं यहां बोर्ड पे भी लिख देता हूं, अच्छी तरह से इसको समझ लेना। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखा कोई अन्य आवेश, किसी प्रकार के बल का अनुभव करता है तो उसे प्रथम आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई आवेश है, यहां पे स्रोत आवेश है। स्रोत आवेश मीन्स जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये कोई स्रोत आवेश है और यहां पर कोई अन्य आवेश Q नॉट है, परीक्षण आवेश है। ये कौन सा है? परीक्षण आवेश है जो इसके विद्युत क्षेत्र का क्या करेगा? परीक्षण करेगा। जैसे जैसे इस आवेश Q नॉट को इधर लाता हूं, मान लीजिए वहां पर है, इस पर कोई बल नहीं लग रहा है, और कोई बल नहीं लग रहा है इट मीन्स यहां पे कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। अगर विद्युत क्षेत्र होता तो इस पर क्या लगता? बल लगता, लेकिन यहां पर विद्युत क्षेत्र नहीं है। इसको और लाते हैं, यहां पे लाया, यहां पे लाया, और यहां पे लाते ही आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लग रहा है। ये प्लस का है और ये भी Q नॉट किसका है? प्लस का है, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। यहां पर आने के बाद में क्या लग रहा है? बल लग रहा है। तो ये जो क्षेत्र है इसके आसपास का, इतना इधर, इतना इधर, इतना चारों तरफ, उस क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आगे बात समझे। अब पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए बेटा,
यह जो टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये बोर्ड में इसका डेरिवेशन आया हुआ भी रहता है, कभी कभार इसका छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको कैपिटल ई से डोनेटेड करते हैं। इसको कैपिटल ई से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या होती है। विद्युत क्षेत्र में स्थित, परिभाषा ध्यान से सुन लेना इसकी, विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यदि विद्युत क्षेत्र में Q नॉट आवेश स्थित है तथा इस पर F विद्युत बल F लगता है, विद्युत बल F लगता है, कार्य करता है, F कार्य करता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E बराबर होगा F अपॉन Q नॉट। यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी और इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कभी कभार कई लोग पूछ लेते विद्युत क्षेत्र कितना होगा, कितना मतलब इसकी क्वांटिटी जो होगी वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। विद्युत क्षेत्र की जो क्वांटिटी होती है उसको भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही कहते हैं। कोई पूछ ले कि कोई आवेश यहां पे रखा है तो यहां पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो कभी कभार इसको विद्युत क्षेत्र ही बोल दिया जाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बोल दी जाती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, ओके, उतार लो इसको या पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मात्रक, देखिए वी नो दैट E बराबर, अभी मैंने निकाला था, E बराबर होता है F अपॉन Q नॉट, होता है ना। तो E का मात्रक, E मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बराबर हो जाएगा F, यानी कि F मतलब बल का मात्रक बटे आवेश का मात्रक। तो E का मात्रक क्या होगा,
ई का मात्रक, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। अतः विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलम। ये होता है इसका मात्रक। और इसकी विमा क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई की विमा। ई की विमा क्या होगी? ई बराबर क्या होता है? ई बराबर क्या होता है? एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ की विमा यानी बल की विमा बटे आवेश की विमा। ई की विमा बराबर बल की विमा बटे आवेश की विमा। अब बल की विमा क्या होती है? ई की विमा बराबर बल की विमा m1 L1 T-2। और मैंने जब आवेश पढ़ाया था, पहला टॉपिक, पहला वीडियो, तो उसे बताया था कि आवेश का जो विमीय सूत्र है इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। हर जगह जब कभी भी किसकी विमा ज्ञात करनी होती तो आवेश की विमा की आवश्यकता पड़ जाती है। और मैंने बताया था इसकी विमा होती है A1 T1। तो ई की विमा क्या होगी? फाइनली ई की विमा कितनी हो जाएगी? m1 L1 T-1, इसको भी ऊपर T-2, ये तो ऊपर का है, और इसको भी ऊपर ले जाओ T-1 और इसको भी ऊपर ले जाओ A-1। तो ई की विमा आ गई m1 L1 T-3 A-1। ये मात्रक और विमा का आधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़ें। अब देखिए अपन आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट प्रॉपर लेते रहो और उसको नोट्स बनाते रहो। नोट्स हम भी देंगे आप लोगों को, नोट्स हम लोग भी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आप स्वयं भी नोट्स बनाते रहिए, किताब में पढ़ते रहिए। ओके, तो देखिए नेक्स्ट बात क्या है। नोट डाल के लिख लो, नोट डाल के लिख लीजिए। नोट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए मैं बार बार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं बोल के विद्युत क्षेत्र भी बोल सकता हूं, तो ध्यान रखना इसका। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है जिसकी दिशा विद्युत बल की दिशा में होती है। लास्ट है सर ये टॉपिक जो है अपना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई एक सदिश राशि है जिसकी दिशा किधर होती है? जिसकी दिशा, लास्ट टॉपिक है, बस लास्ट ओनली 2-3 पॉइंट और लिखेंगे, फिर उसके बाद है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है एक सदिश है जिसकी दिशा इधर होती है। नंबर 2, यदि कोई आवेश विद्युत क्षेत्र ई में रखा है, यदि कोई आवेश Q0 विद्युत क्षेत्र ई में रखा है तो उस पर बल क्या होगा? अपन ने पढ़ा है भी, E = F अपॉन Q0। तो F बराबर क्या हो जाएगा? QE। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसका न्यूमेरिकल अभी आपको बताएंगे। उस पर बल कितना होगा?
F बराबर Q नॉट E। इसका कभी बार क्वेश्चन भी आया हुआ है बोर्ड के अंदर कि कोई आवेश Q जो है किसी विद्युत क्षेत्र में रखा है तो उस पर बल कितना लगेगा, लोग बाग कूलाम बल निकालने लग जाते हैं, जबकि कितना बल लगेगा F इक्वल्स टू QE। अगर Q नॉट है तो Q नॉट E, अगर Q है तो E। ये मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र है जिसकी डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है और इसमें कोई प्लस आवेश रख देते हैं तो उस पर भी बल कितना रहेगा F इक्वल्स टू Q नॉट E, और उसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी, सॉरी इधर नहीं होगी, इधर होगी क्योंकि इधर आ रही है डायरेक्शन। और अगर मान लीजिए कोई माइनस आवेश है, कोई माइनस आवेश है तो उस पर बल लगेगा F इक्वल्स टू Q नॉट E, वो इस डायरेक्शन में लगेगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और अगर मान लीजिए आपको जो न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है वो किशोर जी के मोबाइल पर आप डाल दीजिए कि पेज नंबर इतने पे न्यूमेरिकल ये वाला नहीं आ रहा है फिजिक्स में, या वीडियो पर भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।